आप लोगों ने पहले इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, हमने उसको काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करने का प्रयास किया था। अभी इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले तो आप ये देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा बहुत कि उसमें जीव कैसे बने। तो मेन जो हमारा आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। चलो उत्पत्ति जैसे भी हुई, वो एक गर्म टुकड़ा था, बाद में ठंडा हुआ, उस समय किस प्रकार का यहाँ पर वातावरण था, कोई रिड्यूसिंग प्रकार का था, कौन कौन सी गैसें थी, ये सब आपके उस इंट्रोडक्टरी उसके अंदर लिखा हुआ है। अब लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, जीवन कैसे आया, उससे संबंधित कुछ एक थ्योरीज हैं जो कि हम यहाँ देखते हैं, या कि कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मान्य थ्योरी है वो यही है, लेकिन काम इन सब पे हुआ है। कोई ना कोई इनकी थ्योरी जो है वो किसी उद्देश्य को लेके दी गई। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि ऐसा कि पहले से कोई जीवन नाम की चीज़ ही नहीं हुई और निर्जीव चीज़ों से ही स्वतः ही उत्पन्न हो गए। लेकिन हम एक तरीके से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग टाइप का हम आगे देखेंगे कि बायोजेनेसिस मतलब पहले से कोई जीव है नहीं और वहाँ जीव उत्पन्न हो गए। जैसे कुछ एक उदाहरण देते हैं, अगर कुछ समय के लिए अगर जैसे कुछ पड़ा रहे, सड़ी गली चीज़ पड़ी रहे, तो उसके अंदर कीड़े अपने आप बन जाते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें रिप्रेजेंट की गई। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सिर्फ, अब कोई बहुत ज़्यादा ये कोई बायोलॉजिकली प्रूवन थ्योरी नहीं है। सेकंड है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये कहते हैं कि जीवों का जो उत्पत्ति है वो पहले से उपस्थित जीवों से ही होती है, ऐसे निर्जीव चीज़ों से नहीं बनते हैं। थर्ड है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये कहते हैं कि किसी दूसरे ग्रह से जो है ना यहाँ जीव आए होंगे पृथ्वी पर, तो ऐसा हुआ होगा। थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, ये कहते हैं कि स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी है ये, कि भगवान ने प्रत्येक प्रकार का जीव जो है वो बना करके भेजा है। और जो लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये थ्योरी बताती है कि केमिकली जो है हम इवॉल्व हुए हैं। जो मतलब यहाँ पर पहले से उपस्थित कुछ गैसें थी, कुछ सरल प्रकार के कंपाउंड्स थे, उनसे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बने और उससे जो है वो जीव जैसी चीज़ें सामने आई। हॉट सूप थ्योरी, ये सब सुना होगा, ये सब इसी के हिस्से हैं। इसको जो क्लियर करने का जो काम हुआ है वो किसने किया था, कौन सा एक एक्सपेरिमेंट है ना वो, हाँ ये रहा, स्टेनले एंड मिलर। स्टेनले मिलर, ये एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो इन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया। इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि ये माना गया कि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो जलवाष्प से पानी बन गया और वहाँ पर घुल करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया ये सब घुल करके कहाँ महासागरों में चले गए। और महासागरों में जो है वहाँ पे अमीनो एसिड जैसी चीज़ें और न्यूक्लिक एसिड जैसी चीज़ें बनी और उससे फिर जो है कोई सर्वेट्स बने और कोई सर्वेट से फिर जो है मोनेर आया, मोनेरा से प्रोटिस्टा और फिर सो ऑन आगे चलता गया। इस तरीके का बताया गया। तो इसका जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस देने के लिए ये डिज़ाइन किया गया एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो उपस्थित थी, मीथेन, अमोनिया, H2O ये सब दिए गए इस बल्ब के अंदर। यहाँ पर वाटर इन और आउट का सिस्टम भी रखा गया क्योंकि ये कंडेंसर इससे ठंडा होता है। ये पूरा इसमें नहीं है, ये बीच में से पाइप निकल रही है, अगर आप ध्यान देंगे
तो यहाँ से ये पाइप यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वाटर इसके चारों ओर सर्कुलेट होकर के इसको ठंडा करता है। ये पंप वगैरह की पूरी व्यवस्था थी इसके अंदर, तो ये सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे जिससे कि हाई टेम्परेचर या स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, जिस तरीके से उस समय बिजली कड़कने की जो बात थी वो चीज़ें आई। तो यहाँ पे देखिए कुछ समय के पश्चात यहाँ जो ये जो वाटर इकट्ठा हुआ, इसको जब चेक किया गया तो इसमें अमीनो एसिड जैसी चीज़ें और कुछ सरल लिपिड्स जैसी चीज़ें इसमें पाई गई। इसका मतलब केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। अब जरा देखते हैं हम, अब चलते हैं, चलो जीव केमिकल थ्योरी के थ्रू हमने देख लिया कि यहाँ आए होंगे। उसके बाद उनसे जो दूसरे जीव बने हैं वो कैसे बने? हम कहते हैं पहले से उपस्थित जीवों से ही बने हैं, केमिकली कुछ कंपाउंड्स बन गए, उससे कोएसर्वेट बने, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, सो ऑन बनते गए। लेकिन उनसे कैसे बने? कुछ एविडेंसेस तो चाहिए हमें, कुछ सबूत तो चाहिए। उन सबूतों की अगर बात करते हैं तो ये जो कुछ 6 टाइप के सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ये क्या है? जीवाश्मीय प्रमाण, ठीक है। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, बाहरी आकार प्रकार को, और एनाटॉमी अंदर की संरचना को स्टडी करते हैं। तो ये क्या मिलेंगे आपको? एनाटॉमिकल एविडेंसेस। उसके बाद बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, मतलब बायोजियोग्राफिकल जैसे ऑस्ट्रेलिया है और वहाँ से संबंधित दूसरे जो कैरेक्टर्स दूसरी जगह पाए जाते हैं, या गोल्पागोस द्वीपों की हम बात करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस की हम जो बात करते हैं वो इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है बायोकेमिकल एविडेंसेस। आप बायोकेमिकल एविडेंसेस के अंदर बायोकेमिकल एनालिसिस देख सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, हमने कुछ एम्ब्रियोज की स्टडी करी थी, वही। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से जो हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे मैंने मौत वाला एग्जांपल बताया था, वो यही कंसीडर करेंगे। तो ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन से प्रमाण मिले फॉसिल्स से जिससे कि ये सिद्ध होता है कि भी कहीं ना कहीं इस तरीके से विकास हुआ होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बात कर सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स की। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव है जो कि रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का है। तो वो जो है वो हमें ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है, तो उससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब जैसे कुछ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ आपके लिए रखे हैं, ये फोसिल्स हैं। जैसे पत्थर के बीच में कोई जीव दब गया, ठीक है, दबने के बाद देखिए पत्थर तो हो गया सख्त, और जो बीच में ऑर्गेनिज्म के जो पार्टिकल्स थे सारे के सारे वो हो गए डिग्रेड, तो वहाँ पे एक छाप रह गई ना। तो इस तरीके से फॉसिल मिल सकते हैं। ये भी फॉसिल है, ये तो आजकल काफ़ी मिलता है, एमोनाइट। ये आप जो है ना ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ये मिलता भी है। पत्थर के अंदर जैसे ये स्नेल जैसा होता है वो फिक्स है। और ये आर्कियोप्टेरिक्स का है, ये किसका है? डायनासोर का। तो ये सब जीव हमें कोई अब थोड़ी दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक थे या किसी टाइम पर ये पृथ्वी पर रहे होंगे, तो ये हमें वही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब दूसरे पे हम चलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब जीवों का विकास कैसे हुआ, अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपके। जैसे जो पीसीज है, जो मछलियों वाला वर्ग है, उसमें कितने चैम्बर्स वाला हार्ट होता है? 2 चैम्बर्स वाला। एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3 वाला ही होता है। क्रोकोडाइल जो उसकी लेटर स्टेज में है उसमें 4 वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैमल्स के अंदर कैसा है? 4 चैम्बर्स वाला। तो हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके से ये आए होंगे। एनाटॉमिकल स्टडी भी ना इसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी की जा सकती है। तो कुछ एक छोटे छोटे एग्जांपल्स जो हैं वो
हम इसमें देख सकते हैं। और जो बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जरा देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन एंड होमोलॉगी, एनालोगस ऑर्गन एंड एनालॉगी। ये भी एनाटॉमिकल स्टडी है। होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं? होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं? जिनका ओरिजिन तो एक जैसा हो, फंक्शंस जो है वो अलग अलग, वो होमोलोगस हैं। ये कैसा है, कैसा इवोल्यूशन है? हमने पढ़ा था ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो पढ़े थे। तो ये कैसा है? डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट कैसे, मैंने आपको समझाया भी था कि अलग अलग कामों के लिए विकसित हो गए। उत्पत्ति तो एक ही जगह से है। मान लीजिए हमारे हाथ हैं, ये वस्तुओं को उठाने, लिखने, ऐसे काम आते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीते में ये जो डेवलप हुए, ये उसको भागने के लिए सहायता करते हैं। पक्षियों में जो डेवलप हुए, ये जो उसको उड़ने के लिए सहायता करते हैं। तो अलग अलग जीवों में ये अलग अलग प्रकार से विकास हुआ। तो ये कैसा है? डाइवर्जिंग, अलग अलग जगह डाइवर्ज हो रहा है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। उसके बाद हम बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन एंड एनालॉगी। एनालोगस के अंदर क्या है? उत्पत्ति तो अलग टाइप की है, ओरिजिन अलग टाइप का है, लेकिन काम जो है, फंक्शन जो है वो एक जैसा है। इसके लिए हमने उदाहरण लिया था कि भाई पक्षियों के जो पंख हैं और इधर जो ये आपके तितलियां हैं, इनके पंख हैं, तो वो उदाहरण लिया था। ये एनालोगस ऑर्गन है, ठीक है। और इसमें इवोल्यूशन कैसा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अलग अलग जगह से उत्पत्ति है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, तो कन्वर्ज हो गए ना, तो दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और कुछ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का जो उदाहरण है वो ये फूड स्टोरेज का प्लांट के अंदर, ये शकरकंद है और ये आलू है। तो फूड स्टोरेज उधर जो है वो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है ये अलग अलग। तो इस तरीके से भी स्टडी हो सकती है। अब आगे जो आता है आपका बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, इसमें क्या है कि हमने एक ही उदाहरण लिया है डार्विन्स फिंचेस का। इसमें क्या है कि बेसिक जो स्पीसीज है उनकी बीक ऑलमोस्ट एक जैसी थी, और उसी से कोई सीड ईटिंग है, कोई इंसेक्ट ईटिंग है। जैसे जो गोल्पाकोस आइलैंड थे वहाँ पे ये स्टडी हुई है। तो वहाँ पे जैसा इनको फीड अवेलेबल इजीली हुआ, कहीं पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा अवेलेबल हुए, कहीं पे सीड ज़्यादा अवेलेबल हुए, कहीं पे ऐसे जो पेड़ों के छाल के बीच में जो जगह है वहाँ पे कीड़े मकोड़े इनको अवेलेबल हुए, तो उसके हिसाब से इनकी बीक डेवलप हुई। तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग जियोग्राफी के आधार पे, अलग अलग हैबिटेट के आधार पे उनके अंदर जो बीक थी, जो बेसिक बीक थी, उसके रूप चेंज हो गए ना। तो वो एक ही फीचर जो है वो अलग अलग जगह रेडिएट हुआ, तो दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। इसका मैंने आपको डेफिनेशन भी पहले क्लियर किया था, ठीक है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन है। इसके बाद देखिए बायोकेमिकल एविडेंसेस। ये थोड़ा एविडेंसेस जो है वो इस तरीके का है कि इसमें आप वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी एडवांस है। अगर आपको दो जीवों को कंपेयर करना है कि इवोल्यूशन के हिसाब से वो नज़दीक हैं या एक दूसरे से दूर हैं, तो आप क्या करेंगे कि उनका बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे, उनके अमीनो एसिड्स, और उनको मैच करेंगे। तो अगर आपको उनके अंदर दोनों एक जैसे दिखते हैं तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब इवोल्यूशन में वो पास पास है। तो आप डीएनए को भी मैच कर सकते हैं। डीएनए जो है ना उसको भी मैच कर सकते हैं। आपने फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है, तो उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि भाई ये एक दूसरे के करीब हैं कि कैसे हैं। फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ज़्यादा मैचिंग होगी तो इसका मतलब दे आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन। उसके बाद हम जो देखेंगे वो आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये हमने देखा था एक, ये पहले तो बुक्स में काफ़ी आता था, आजकल ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही रह गया है। अब हम देखते हैं कि एक अंश हीकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है कि हमारा खुद का जो विकास है, हमारा खुद का विकास एम्ब्रियोनल स्टेज से
और कंप्लीट डेवलप स्टेज तक जितनी भी हम स्टेजेस पास करते हैं वो एक तरीके से रिपीटिशन है कि जिस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। हालांकि ये थ्योरी बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। आप ये भी याद रख लेना कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये किसने कहा था? अर्नस्ट हीकल ने कहा था। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एविडेंसेस के रूप में काम आता है। इसके बाद जो आता है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। भाई इवोल्यूशन में कौन कौन से जीव आगे बढ़े जो नेचुरली सेलेक्ट हुए, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी मान लीजिए वो डार्विन ने जो दी थी, तो उसमें जैसे अगर हम देखें 1945 से पहले की जो स्टेज देखें इंग्लैंड में और इधर, क्योंकि ठंड पड़ती थी और काफ़ी जो है वो बर्फ़ वगैरह वहाँ रहती थी, तो बर्फ़ में उस समय जैसे इसके मौत के दो तरीके के फिनोटाइप्स वहाँ पर अवेलेबल थे, एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का था और दूसरा वाइट कलर का था। तो वाइट कलर वाला उस बर्फ़ में छुप जाता था, तो उस हिसाब से जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थे वो इस वाले को खाते थे, तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से क्या है कि वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने से जो बर्फ़ का कलर है वो हल्का सा डार्क हो गया। तब डार्क कलर पे वाइट वाला इजीली दिखता था, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी संख्या तो कम हो गई और इनकी संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब नेचर इस तरीके से सेलेक्ट करती है, कोई दूसरी परिस्थितियां भी दी जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। और आगे अब जो इवोल्यूशन की थ्योरीज दी हुई हैं, ये कुछ मेजर थ्योरीज आती हैं। जैसे पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ लामार्क या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये थ्योरी ये कहती है कि हम अपने जीवन काल के दौरान कुछ कैरेक्टर्स को अक्वायर करते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार, या जो हमें मतलब क्या है कि जिसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वैसे हम अक्वायर करते हैं। इसके लिए जो जिराफ वाला एग्जाम्पल है ज़्यादातर बुक्स के अंदर दिया होता है। तो अब ये कहते हैं कि जो जिस यूज़ और डिसयूज़ वाली बात है, जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। इन्होंने कहा कि भी जिराफ जो है ऊपर से पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को ऐसे मतलब उस पर जो है हमेशा ही स्ट्रेस रहा, तो उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। ठीक है, और वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार से ऐसा इवोल्यूशन हुआ होगा, इन्होंने ये माना। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी है, जैसे अपने भारतीय परिवेश में देखिए यहाँ पर तो लड़कियां जो है बहुत सदियों से कान छिदवाने की प्रक्रिया है, तो उसमें तो क्या है कि कान छिदे हुए ही पैदा होनी चाहिए थी, तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक वीजमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटा और उसको जो है वो आगे इवोल्यूशन के रूप में स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि पूंछ गायब होना तो दूर की बात, उसकी लंबाई तक कम नहीं हुई। तो उसके बाद जो है इस थ्योरी को डिसकंटिन्यू किया गया। अब डार्विनियन थ्योरी, डार्विन साहब ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है। अब यहीं देख लीजिए, मान लीजिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो कुछ जीव ऐसे होंगे जो गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, तो मर जाएंगे, उनकी तो पीढ़ियां ही आगे नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ जो है हमारे इन्वायरमेंट में जैसे अमेरिकन गाय है वो बहुत कम सूट करती है। अगर आप उसे रखोगे तो आप उसके लिए क्या है कूलर की व्यवस्था या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करते हैं, तभी वो रह पाती है। तो इसका मतलब नेचुरली तो वो यहाँ के लिए नहीं है। तो इसी तरीके से पौधे और जंतु जो हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नेचर सेलेक्ट करती है उसको, तो जिस जिसको सेलेक्ट करती है उसी में आगे विकास होता जाएगा नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, तो ये इन्होंने माना नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दो नाम याद रखना। उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रिज ने। ह्यूगो डी व्रिज कहते हैं कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिडेबल चेंजेस, ऐसा डीएनए के अंदर चेंज आना जो चेंज जो है वो आगे हेरिटेबल हो जाता है
और हेरिटेबल हो जाने के बाद क्या है कि दूसरी पीढ़ी में वो आता ही आता है। ठीक है, और इसका जो मैं आपको बताता हूँ कि जिन जीवों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनके अंदर ये इवोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, वेरिएशन आते ही आते हैं, और वेरिएशन में से ही क्या है आपको वैरायटी मिलेगी, किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। तो जो है वो इसीलिए इसको म्यूटेशन थ्योरी को म्यूटेशन मान लीजिए या जेनेटिक चेंज मान लीजिए, इस वजह से वेरिएशन आते हैं। फिर वेरिएशन में अब इन तीनों को मिलाकर के जो एक हम रिजल्ट निकालते हैं कि जो रिसेंट आप मान सकते हैं कि क्या विचार चल रहा है, वो ये है कि डीएनए तो उसके पीछे है ही, डीएनए से फिनोटाइप डेवलप होते हैं, अलग अलग फिनोटाइप के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, फिर इवोल्यूशन चलता है। उसमें से जो फिट होता है वो आगे बढ़ता है, जो अनफिट होता है वो वहां से वॉश आउट हो जाता है। तो ये मान के चलिए। ओके, तो मतलब वैसे तो थ्योरीज 3 हैं, एक तो जो है वो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, दूसरी नेचुरल सिलेक्शन है, तीसरी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है। लेकिन हम एक कंबाइंड थ्योरी लास्ट में मानते हैं कि म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद वेरिएशंस आए, उस वेरिएशंस में नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया, और नेचुरल सिलेक्शन ने काम करने के बाद जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो आता है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है इवोल्यूशन को समझाने के लिए कि किसी भी जगह जो रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, हार्डी-वीनवर्ग्स लॉ है ये, किसी भी जगह रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, यानी हम मान सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकली ऐसी पॉपुलेशन पॉसिबल है नहीं कि जहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जीन फ्लो ना हो या म्यूटेशन ना हो। अगर ये चीज़ें एब्सेंट हो तो उसमें जीन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बिल्कुल क्लियरली उतनी ही रहती है। यहाँ पे एक और मान लीजिए नहीं आया है, यहाँ पे ये स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0.2 आएगी, और देखिए 0.5, 0.3 एंड 0.2 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो इसका जोड़ जो है 1 होता है, P + Q = 1। ये इन्होंने मैथमेटिकली इसको थ्योरी को दिया था। यहाँ देखिए इन्होंने ये कहा था कि किसी भी रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में जहाँ म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये सब एब्सेंट हो, वहाँ के जीवों की जीन फ्रीक्वेंसीज फिक्स रहती है और उनका जो योग है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इतना इन्होंने बताया था। और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, ये यहाँ पे बनाए हुए हैं। कैपिटल ए वालों का जो फिनोटाइप है वो इस तरीके का बना है, कैपिटल ए स्मॉल ए का फिनोटाइप इस तरीके का, क्योंकि कैपिटल ए है वो कैसा है, डोमिनेंट है, इसलिए ये कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए वालों का फिनोटाइप एक जैसा दिख रहा है। स्मॉल ए वाले ये हैं। तो इनका जब इन्होंने यहाँ पे किया है, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, 10 ये हैं, ये 6 हैं और ये 4 हैं। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी निकाली है टोटल 20 ऑर्गेनिजम्स में से, तो ये जोड़ आया है। ठीक है, इसका जोड़ लगा के देखा तो 1 आता है। तो ये है, तो आप ये मान के चलिए कि P + Q = 1, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हार्डी-वीनवर्ग्स लॉ। आया समझ में? इसके बाद चलते हैं हम ये चीजें थी हार्डी-वीनवर्ग लॉ के अंदर की जिनकी एब्सेंस जरूरी है। ये एब्सेंट होंगे ना तो ये हार्डी-वीनवर्ग लॉ काम करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसके बाद देखिए एक इवोल्यूशन का ब्रीफ आइडिया है। ये ईरा एंड इपोक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको शायद एक डायग्राम और भी कराया था ना पहले, वो ज़्यादा बेटर है इससे, लेकिन ये तो मुझे स्लाइड में लेना था इतना। तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक ये बताया था, कुछ याद करने का मैंने फॉर्मूला भी बताया था।